हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूसी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करूंगी। आइए पढ़ते हैं। खनिज, मिनरल्स। देखिए, मिनरल्स क्या है? जो खनिज, जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। आपने सुना होगा, जो खनन, माइनिंग करके खोद के, जो धरातल को खोद के जो निकाला जाता है, जो भौतिक पदार्थ होते हैं उन्हें ही खनिज कहते हैं। इसमें देखिए कुछ उपयोगी खनिज है, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। खनिज पदार्थ वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का मूल आधार है। देखिए, इसको मूल आधार इसलिए कहा गया है, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है, उद्योगों में अधिक यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसको मूल आधार कहा गया है। और इसमें देखिए, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। हमारा जो भारत देश है इसमें खनिज संपदा जो है बहुत अधिक पाई जाती है, तो इस दृष्टि से भारत में क्या है, बहुत अधिक खनिज पाए जा रहे हैं, तो ये एक संपन्न देश है खनिज के मामले में। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनका यदि उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो ये देश को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो भारत जो है इसमें क्या है, खनिज संपदा बहुत अधिक है, तो इसमें अगर हम उसे अगर सही से इस्तेमाल करें, उचित ढंग से अगर उपयोग किया जाए, तो देश को जो है औद्योगिक दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आगे देखिए, खनिज संसाधनों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिजों को उनके रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर इनको दो प्रमुख श्रेणियों में, दो भागों में रखा जाता है। पहला होता है धात्विक, दूसरा है अधात्विक खनिज। देखिए इसमें चार्ट में देखिए, खनिज जो है दो प्रकार के हैं, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। इसमें धात्विक में भी देखिए दो प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला है लोह युक्त, जिसमें कि लोहा या मैंगनीज आते हैं, और दूसरा है अलोह, इसमें तांबा और बॉक्साइट। और उसके बाद देखिए अधात्विक खनिज में इसमें ईंधन खनिज है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या और फिर दूसरा जो अन्य में आ जाएगा का माइका, चूना पत्थर या ग्रेफाइट आदि। अब हम देखेंगे धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज जो है, मतलब इसे धात्विक खनिज किसे कहते हैं। पहला देखिए, जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति होती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जिसमें धातु की प्राप्ति होती है, जिसमें धातु की मात्रा होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, क्रोमाइट आदि। और ये जो धात्विक खनिज होते हैं वो एक बार प्रयुक्त होने के बाद क्या है, फिर से इसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, और ये जो है आसानी से इसको पिघलाया जा सकता है। और दूसरा है अधात्विक खनिज। इसमें जो है जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती, इसमें धातु की प्राप्ति नहीं होती, वैसे खनिज आते हैं, उसे ही अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि अभ्रक, नमक, चूना पत्थर आदि। और ये जो है बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते हम इसे, और ये जो है पिघलाने में भी आसानी नहीं होती है, सरलता से पिघलाया भी नहीं जा सकता इसको, और इन्हें जो दूसरे रूप में प्रयुक्त भी नहीं किया जा सकता। इस चैप्टर में हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडिया में, भारत में वो कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है, किन क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तथा कौन धात्विक है, कौन अधात्विक है, या जो लोह खनिज है कौन अलोह है। तो इस तरह के बारे में ही हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे। इसमें क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, बस बेसिकली ये चैप्टर में यही है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको बस इसको याद करना है कि भारत में कौन से जगह में कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, और कौन से धात्विक है, कौन से अधात्विक, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत में खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। भारत में जो है खनिज जो है एक जगह में एक प्रकार के खनिज नहीं, बल्कि बहुत ही अलग अलग तरह के खनिज पाए जा रहे हैं। कहीं पे दूसरा खनिज तो कहीं पे अलग, मतलब ये अलग अलग जगह पे इसका वितरण जो है वो असमान है। तो देखिए, अधिकांश जो है धात्विक खनिज जो है भारत में वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ही प्राचीन क्रिस्टलीय शेलों में पाए जाते हैं। जो प्राचीन क्रिस्टल वाले जो शेल है, पत्थर है, उनमें ये अधिकतर पाए जाते हैं। तो देखिए, फिर कोयला का जो लगभग
97% भाग जो है वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। मतलब आप इसमें देख पाओगे कि भारत में जो है इसका वितरण कहीं पे पेट्रोलियम का जो भंडार है वो अलग राज्य में है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खनिज पाए जा रहे हैं। इसमें फिर देखिए पेट्रोलियम के जो आरक्षित भंडार है वो असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, क्षेत्र वाइज उसको लर्न करते जाइए। नए आरक्षित क्षेत्र जैसे कि कृष्ण, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। और अधिकांश प्रमुख खनिज जो है वो मंगलोर के कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ, इसमें प्रमुख खनिज वाले पट्टियों में इसको बांटा गया है भारत को, क्योंकि इसके वितरण जो है खनिजों का वितरण असमान है। तो जिस क्षेत्र में जो खनिज पाए जा रहे हैं उनके हिसाब से इनको प्रमुख खनिज पट्टियों में बांटा गया है। तो ये बेसिकली 3 विस्तृत पट्टियों में है। जैसे देखिए, पहला है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत जो है झारखंड का क्षेत्र आता है, जिसमें कि छोटा नागपुर, प्लेट्यू जो है पठार है वो आता है। उसके बाद है ओडिशा का पठार और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं इसमें। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है खनिज उपलब्ध है। और जैसे कि देखिए लौह अयस्क है, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। ये जो पठारी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसमें सिर्फ ये जो खनिज जैसे लौह अयस्क, कोयला ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। इसमें जो है इसके अंतर्गत कर्नाटक, फिर गोवा, इनके और फिर तमिलनाडु का जो उच्च भूमि या केरल पर ये भाग जो है इसके अंतर्गत आ रहा है इन राज्यों के अंदर। और यह पट्टी जो है ये लौह धातु तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इस जगह पर सबसे अधिक जो है लौह धातु वाले जो खनिज है वो पाए जा रहे हैं और बॉक्साइट। और इसमें उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। देखिए नवेली लिग्नाइट जो है वो एक कोयला का ही प्रकार है, जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें जो है कार्बन का अंश क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। तो इसको छोड़कर और कोयला का जो यहाँ पे निक्षेप अभाव है, यहाँ पे अभाव मिलता है, यहाँ पे कोयला जो है नहीं मिलता है लिग्नाइट को छोड़ के। और इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। ये जो है उत्तर पूर्वी पट्टी के भांति जो है इसमें क्या है, विविधता, मतलब अलग अलग नहीं, विभिन्नता नहीं देखने मिलेगा। और फिर है केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं। इस पट्टी के अंदर ही केरल भी आ रहा है, जहाँ पे थोरियम, मोनोजाइट या बॉक्साइट क्ले इसके निक्षेप पाए जाते हैं। और गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा देखिए उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस प्रदेश जो है ये आपका आ जाएगा राजस्थान में, जैसे अरावली, गुजरात के भी कुछ भाग इसमें हैं। और यहाँ के खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की शैलों में है। तो इन तरह मतलब इसमें देखिए जैसे तांबा, जिंक आदि प्रमुख जो है इसमें खनिज है। और इस पट्टी के अंतर्गत राजस्थान में जैसे कि संगमरमर, जिप्सम, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट या फिर भवन निर्माण के लिए जो पत्थर होते हैं वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए डोलामाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। इस एरिया में, इस पट्टी में जो है डोलोमाइट और चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। तथा गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम के लिए गुजरात जो है इस पट्टी में गुजरात इसलिए जाना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं नमक के लिए गुजरात और राजस्थान तो फेमस है ही। तो ये क्या है, नमक के लिए वहाँ पे समृद्ध स्रोत, मतलब वहाँ पे अधिक मात्रा में नमक पाए जाते हैं। देखिए धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स। धात्विक खनिज के बारे में हम लोग जैसे कि पढ़े, जिसमें धातु की मात्रा होती है वो आपकी धात्विक खनिज कहलाती है। तो इसमें देखिए पहला जैसे लौह खनिज, फेरस मिनरल्स। इसमें क्या है, जो लोहे का अंश मतलब जिसमें पाया जाता है जिन खनिजों में, उसे लौह खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जो है ये एग्जाम्पल्स है लौह खनिज के। और लौह खनिज जो है ये वैसे उद्योगों पर मतलब जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है या प्रयोग किया जाता है उनके लिए जो ये सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं, मतलब विकास के लिए ये उनमें आधार प्रदान करते हैं। तो उसके बाद देखिए लौह खनिज के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। देखिए लौह खनिज जो है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश की, भारत की जो स्थिति है, चाहे वो संचय हो या फिर उत्पादन का हो, तो इन दोनों में ही उसकी जो स्थिति है वो अच्छी है। फिर देखिए लौह अयस्क।
लौह खनिज में ही हम लोग पढ़ेंगे अभी। जैसे पहला है लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। तो इस तरह जो है ये इनमें से सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, ये इसमें कच्ची धातु जो होती है उसमें लोहा का किस्म ये बहुत अच्छे किस्म का होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। और हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क की जो ये 2 टाइप के ही मिलते हैं प्रमुख प्रकार के, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इस कारण देखिए ये जो है एशिया में सबसे अधिक जो है विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है हमारे भारत में ही। तो इसलिए जो है भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है, जैसे कि लिखा हुआ है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो एशिया जो है, एशिया में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है और एशिया के अंदर ही हमारा भारत आता है। तो भारत जो है लौह अयस्क में बहुत ही आगे है। फिर देखिए इसका जो वर्ल्ड में पूरी तरह से क्या है कि पूरा वर्ल्ड ओवर में इसकी डिमांड भी अधिक है। और हमारे देश में जो लौह अयस्क की जो खदानें हैं, जो खनन किया जाता है, जहाँ पे माइनिंग किया जाता है, तो वो जो खदानें हैं वो उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में अधिकतर देखिए कोयला क्षेत्रों के निकट में ही स्थित है, जो कि इसके लिए लाभप्रद है। मतलब यहाँ पे कोयला जहाँ पे मिलता है वैसे क्षेत्रों के निकट में ही ये क्या है, लौह अयस्क जो आयरन ओर है उसकी खदानें पाई जाती है। और लौह अयस्क का, आयरन ओर का जो 95% जो भंडार है वो लगभग आपका ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में ही स्थित है। और ओडिशा जो वो लौह अयस्क में देखिए सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी फिर वैसे श्रृंखलाओं में, पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण खदान हैं, देखिए पहला जैसे गुरु महिसानी, फिर सुलयपात, फिर बादाम पहाड़, ये जो है किरीबुरु तथा बीना, ये क्या है यहाँ के इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण खदान सब है। देखिए नोआमुंडी या गुआ जैसे जो है वो अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी स्थित है। अगर हम कर्नाटक राज्य में देखें तो लौह अयस्क के जो निक्षेप है वो बेल्लारी जिले के संदूर हर्सपेट क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन पहाड़ियों में और केंद्रमुख तथा शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के हिस्सों में पाए जाते हैं। हम अगर कर्नाटक में देखें तो वो इन भागों में, इन क्षेत्रों में ये लौह अयस्क के निक्षेप जो है वो पाए जाते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पे देखिए चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, मतलब इन जिलों पे महाराष्ट्र में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले में पाए जाते हैं। और तमिलनाडु राज्य में अगर देखें तो ये सेलम तथा नीलगिरी जिले जो है वो लौह अयस्क के खनन के जो है अन्य प्रदेश हैं। और गोवा भी जो है वो लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में अभी अभी उभरा है। मैंगनीज, इसको देखिए मैंगनीज जो होता है वो काले रंग की एक प्राकृतिक भस्मों के रूप में धारवाड़ युग के अवसादी शैलों में ये पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक भस्मों के रूप में ये जो है काले रंग का होता है। तो ये मैंगनीज धातु जो है वो अधिकतर इसका उपयोग जो है वो क्या है, लौह अयस्क के साथ किया जाता है, दोनों को मिला के, तथा विनिर्माण उपयोग में भी इसका किया जाता है। फिर देखिए मैंगनीज के जो निक्षेप है उनको लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। लगभग सभी भी, मतलब जितने भी भूगर्भिक संरचना है सभी में लगभग मैंगनीज जो है वो पाया जाता है। हालांकि इसका जो सही रूप है ये क्या है, धारवाड़ क्रम से ही संबंध रखता है। देखिए ओडिशा जो है वो मैंगनीज के उत्पादक के लिए सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा जो है मैंगनीज उत्पादन होता है। और उड़ीसा की जो मुख्य खदान भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग के विशेष रूप से, जैसे कि बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलांगीर स्थित है। तो ये जो है उसके मतलब ओडिशा के जो मुख्य खदान है उसकी पट्टी में, लौह अयस्क की पट्टी में ये सब आते हैं। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। देखिए उड़ीसा के बाद जो है कर्नाटक राज्य का स्थान है। तो यहाँ पे भी जो खदानें हैं जैसे धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में स्थित है। महाराष्ट्र के भी नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में भी मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है।
और अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पे जो मैंगनीज की जो पट्टी है वो जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ की जो जिले हैं वहाँ तक वो विस्तृत है। और आंध्र प्रदेश और गोवा और झारखंड जो वो भी मैंगनीज के जो है अन्य मतलब कह सकते हैं कि अलग से उत्पादक राज्य है। मतलब इसमें अधिक खनन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता, पर फिर भी इन्हें गौण उत्पादक कह सकते हैं। अभी हम जितना पढ़े वो था लौह खनिज। अब हम देखेंगे अलौह खनिज, नॉन फेरस मिनरल्स। अलौह खनिज मतलब जिसमें लोहा का जो अंश है वो नहीं होता है, उसे ही अलौह खनिज कहते हैं। जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, बॉक्साइट, सोना और चांदी, ये सभी जो है ये अलौह खनिज के जो है उदाहरण है। ये बॉक्साइट को छोड़ के अन्य सभी अलौह खनिज के संबंध में भारत की स्थिति जो है वो निम्न है। और देखिए अलौह धातुओं में उपयोगिता की दृष्टि से तांबा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। तांबा जो है वो क्या है, अलौह खनिज है। और भारत में जो है इसकी उपयोगिता के अनुसार अगर हम देखें तो तांबा जो है सबसे महत्वपूर्ण धातु माना गया है। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम की कच्ची धातु है जो मटमैले रंग की होती है तथा प्राय जो है लाल, पीले अथवा गेरुआ रंग की लौह भस्म के साथ ही वो क्या है मिली हुई पाई जाती है। और इसमें देखिए लोहा अंश जो है, लोहा का अंश क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए ये एल्युमिनियम बनाने के लिए इसको योग्य समझा जाता है। इसको एल्युमिनियम बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है बॉक्साइट का किया जाता है। बॉक्साइट जो है ये मुख्यतः देखिए टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से ये संबंध है। ये अधिकतर जो है भारत के पठारी क्षेत्रों में, फिर पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के जो तटीय भाग है उनमें भी ये पाया जाता है। ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा राज्य जो है उसमें क्या है सबसे अधिक उत्पादक जो है बॉक्साइट का होता है। और कालाहांडी तथा जबलपुर अग्रणी उत्पादक है। ओडिशा में ही जो है कालाहांडी और जबलपुर जो है ये क्या है ओडिशा के मतलब सबसे अधिक जो है बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे हैं बोलांगीर तथा कोरापुट। देखिए ओडिशा में ही और दो जिला है जैसे बोलांगीर और कोरापुट, वो भी अपने उत्पादन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। झारखंड में लोहरदगा जिले की पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और गुजरात के भावनगर और जामनगर में जो है इसके निक्षेप पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कटनी, जबलपुर, बालघाट में जो है इसके निक्षेप पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर जो है इसके प्रमुख उत्पादक हैं। फिर देखिए उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जो है ये बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य हैं। तांबा, कॉपर, जैसे कि हम पढ़े अलौह धातु में जो है इसकी उपयोगिता की दृष्टि से तांबा बहुत ही मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। तो देखिए भारत में जो है प्राचीन समय से ही तांबे का जो है बहुत ही अधिक महत्व रहा है। और इसका उपयोग जो है सिक्के, बर्तन या हथियार बनाने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। और देखिए आधुनिक युग में भी अभी भी क्या है ये जो बिजली के जो तार होते हैं उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो बिजली, टेलीफोन तथा दूरसंचार के जो तार है वो तांबे के ही बनाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है विद्युत बल्ब जो होता है, फिर मोटर, रेडियो, टेलीफोन, घड़ियों, रेल इंजन या वायुयान जो होता है इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो है रसायन भी बनाए जाते हैं। यह जो है ये एक मिश्रातु योग्य धातु है। मतलब ये इसको क्या किया जाता है, आभूषणों को, ये जो ज्वेलरी बनाया जाता है, सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं वो उसको क्या कहता है सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसको थोड़ा सा ठोस बनने के लिए उसको क्या किया जाता है, कॉपर का, तांबा का इसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। और तांबा का जो निक्षेप है मुख्यतः देखिए झारखंड के सिंहभूम जिले में और मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिले में ये पाए जाते हैं इसके निक्षेप। और तांबा के जो गौण उत्पादक राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में अग्निगुंडाला, और कर्नाटक का जो है चित्रदुर्ग और तथा हासन जिले में, और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला है।
अभी तक हम जितना पढ़े वो सारे क्या थे, धात्विक खनिज जिसमें धातु की प्राप्ति होती है। अब हम आगे देखेंगे अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें जो है जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे देखिए भारत में उत्पादित अधात्विक खनिज में अभ्रक, मिका जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज जैसे कि चूना पत्थर या डोलामाइट या फास्फोट है। तो पहला देखिए मिका, अभ्रक। अभ्रक का उपयोग जो है मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। वैसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनका जो इस्तेमाल हुआ जा रहा है, मतलब किया जाता है, बनता है जहाँ पे, वहाँ पे अधिकतर देखिए अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक जो है वो ताप एवं विद्युत का प्रतिरोधी होने के कारण विद्युत संयंत्रों में इसका जो है अधिक प्रयोग किया जाता है और इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होता है। और देखिए भारत में जो है अभ्रक जो है मुख्यतः देखिए झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। और अभ्रक जो है, अभ्रक के उत्पादन में देखिए भारत जो है वो विश्व में एकाधिकार प्राप्त है भारत को। तो पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक जो अभ्रक कहाँ मिलता है, भारत में। जैसे कि भारत में हम लोग पढ़े झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अधिक पाया जाता है। उसके पश्चात देखिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आते हैं। और झारखंड में जो उच्च गुणवत्ता वाले मतलब सबसे अच्छे किस्म वाले जो अभ्रक है वो निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। फिर राजस्थान में जो है इसकी पट्टी जो है लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। और कर्नाटक के जो है मैसूर व हासन जिले में और तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई तथा कन्याकुमारी जिले में पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र का जो है रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में इसके जो है निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, वैसे खनिज जिसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जो ऊर्जा देते हैं उसे हम एनर्जी रिसोर्सेज या ऊर्जा संसाधन जो कहते हैं। देखिए इसका जो है बहुत महत्व है क्योंकि आज जो है कृषि, उद्योग, विज्ञान, व्यापार, खनन, परिवहन एवं दूरसंचार आदि जो प्राय सभी क्षेत्रों में शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा ये जो है एक तरह से क्या है, विकास के लिए बहुत ही जरूरी है ये जो ऊर्जा संसाधन है। देखिए ऊर्जा संसाधनों में जो है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे ये खनिज ईंधन ये आते हैं जो कि परंपरागत स्रोत है। और ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो समाप्य संसाधन है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, इसको देखिए हम लोग दो भाग में बांट के इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए पहला है जैसे परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत। परंपरागत मतलब जैसे अनवीकरणीय, जो समाप्य मतलब जो अनवीकरणीय है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। और अपरंपरागत जो है जिसमें नवीकरणीय जो असमाप्य संसाधन है, वैसे जो समाप्त नहीं होते हैं वैसा, जैसे कि पहला जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत या जैविक जो है ये सारे क्या है, अपरंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इसमें जो है इसका जो यूज है, इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि परंपरागत स्रोत है, इसके क्या है बहुत ही लंबे काल से ही मनुष्य की क्या है सेवा करते आ रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से हम इसका यूज करते आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो है कोयला, जल विद्युत, तेल तथा प्राकृतिक गैस के स्रोत आते हैं। और ये क्या है, अनवीकरणीय है जो कि एक ही बार ही काम में लाए जा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वो क्षय हो जाते हैं, तो इसलिए इसे अनवीकरणीय कहा जाता है। पहला है जैसे कोयला, कोयला जो है वो एक महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग जो है ताप विद्युत उत्पादन तथा लो एस के प्रगलन के लिए ही किया जाता है। कोयला का प्रयोग जो है देखिए उद्योग में अधिकतर किया जाता है, और भी ताप विद्युत उत्पादन के लिए और लो एस के प्रगलन के लिए, उसे पिघलाने के लिए जो है कोयला का इस्तेमाल किया जाता है भारी मात्रा में। और ये कोयला जो है इसके रासायनिक सम्मिश्रण की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में जो है ये 3 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जैसे कि भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट कहते हैं, फिर दूसरा जैसे बिटुमिनस कोयला, फिर और एक है एंथ्रासाइट। तो 3 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं।
और ये जो है अधिकतर कोयला जो है ये 2 भूगर्भिक कालों की शेल कर्मों में पाया जाता है, जैसे कि गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। देखिए इसका जो है 80% भाग जो है ये कोयला का जो है भारत में, ये उसका 80% भाग जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है, जो कि जिसमें कि 75 से 80% जो है कार्बन का अंश पाया जाता है इस कोयला में। तो ये अच्छे किस्म का कोयला है जो कि तथा देखिए गैर कोहकारी श्रेणी का है। मतलब 80% भाग जो है भारत में ये निक्षेपों में कोयला का अगर देखा जाए तो 2 प्रकार का ही अधिक पाया जा रहा है। एक है बिटुमिनस और दूसरा है गैर कोहकारी श्रेणी का। देखिए गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन, जो गोंडवाना में जो कोयला क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये उपस्थित है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो कि दामोदर घाटी में स्थित है। और देखिए ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इसका जो है इस प्रदेश में देखिए महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है वो है रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा है, जो कि झारखंड में है। और झरिया सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। सबसे पहला हो जाएगा झरिया, उसके बाद रानीगंज। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन जो केंद्र है वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली और छत्तीसगढ़ में कोरबा, ओडिशा में तालचेर तथा रामपुर है, और महाराष्ट्र में चांदा वर्दा और बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिगरेनी व पांडुर है। और टर्शरी कोयला जो है वो अधिकतर देखिए आपका असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय तथा नागालैंड इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें भूरा कोयला जो है जिसको लिग्नाइट बोलते हैं, वो तमिलनाडु के तटीय भागों में जैसे पौंडीचेरी और गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी ये पाया जाता है। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम जो है वो अपसादी शैलों में जो है मतलब पाया जाता है। अपसादी शैलों में ही ये संभव हो पाता है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में ये मतलब जो भिन्नता पाई जाती है, इसको हम विभिन्नता इसमें देख सकते हैं। इसकी जो संरचना होती है रासायनिक संरचना के आधार पर, फिर इसका जो कलर होता है रंग, या फिर इसका जो घनत्व है, इसमें क्या है विभिन्नता देखने को पाई जाती है। देखिए यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। मतलब अगर हम मोटर वाहन जो मतलब मोटर गाड़ी चला रहे हैं, या फिर जो रेलवे में जो मतलब जो ट्रेन्स चलते हैं, या फिर जो वायुयान है, इनमें क्या है ये ईंधन के रूप में जो है पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए क्या है अनिवार्य स्रोत है। और इसके देखिए अनेक सह उत्पाद भी, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में भी प्रक्रमित किए जाते हैं। मतलब ये जो है इन चीज़ों को भी बनाने के लिए इसका पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और जो है अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है वो टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। और असम में जो है डिगबोई, नरकटिया तथा मोरान जो है इसके उत्पादक क्षेत्र है, जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र जो है अंकलेश्वर, कालोल, महसाना, नवागाम, कौशाम्बी तथा लुनेज है। और मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर है, जो कि अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है 1973 में इसको खोजा गया था, और वहाँ 1976 में ही उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। देखिए कूपों से निकाला गया तेल, जो कूप से निकाला जाता है वो क्या होता है, वो अपरिष्कृत होता है तथा अनेक अशुद्धियाँ उसमें होती है, पाई जाती है। तो उनका जो है सीधा प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनको अलग अलग तरह से किया जाता है। देखिए इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, इनको साफ और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। देखिए भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, जैसे कि पहला है क्षेत्र आधारित और दूसरा है बाजार आधारित। और ये जो डिगबोई है वो तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण है। ये जो डिगबोई है वो क्या है तेल क्षेत्र आधारित है, और जो बरौनी है वो बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अभी देखिए आजकल जो है वर्तमान समय अगर हम देखें तो प्राकृतिक गैस जो है वो कोयला तथा पेट्रोलियम के स्थान पर जो है तीव्र गति से उपयोग में लाई जा रही है। देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जो है की स्थापना जो है 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी।
इसकी जो है ये क्या है परिवहन और विपणन के लिए, ये जो प्राकृतिक गैस को किस तरह से परिवहन या फिर विपणन किया जाए, इसके लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड को जो है उसका स्थापना की गई थी। देखिए गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए तेल क्षेत्र में जो है ये प्राकृतिक गैस वहीं पे प्राप्त हो जाता है आसानी से, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार साथ में देखिए जैसे तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए गए हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इसमें देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। देखिए आजकल जो है गैर परंपरागत, जैसे कि अपरंपरागत कहा जाता है, मतलब उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है सीमित है, वो क्या है अनवीकरणीय है, उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनका इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है आजकल। तो ये देखिए सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरणीय योग्य स्रोत है। देखिए जैसे कि सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार, जिसे बायोमास कहा जाता है। तो ये क्या है ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। ये क्या है आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, तथा ये क्या है नवीकरणीय स्रोत है। तो ये जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जैसे सौर, पवन, जल, ये क्या है हमेशा रहेंगे, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए अपरंपरागत स्रोत जो है अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ये जो है कोयला, पेट्रोल, ये क्या है बहुत ही अधिक मतलब पैसे खर्च होते हैं उनमें जो अधिक लागत लगती है। लेकिन ये जो है इसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है ये क्या है बहुत ही टिकाऊ भी है और परिस्थिति के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, और ये जो है सस्ती भी ऊर्जा उपलब्ध कराती है, इसलिए इसका उपयोग जो है आजकल अधिक होता है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर, इसमें देखिए हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। अभी जो है नाभिकीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल करने लगे हैं सभी। नाभिकीय ऊर्जा के जो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज जो है दो प्रकार के, जैसे यूरेनियम और थोरियम है, इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। ये जो भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क जो है सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो ये राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, फिर मध्य प्रदेश के दुर्ग जिला, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये जो है पाया जाता है। और थोरियम जो है वो मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच के बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। और ये जो है महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं, जो नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं उसमें देखिए तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावत भाटा जो राजस्थान, और कलपक्कम जो कि ये तमिलनाडु में है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, केगा जो कर्नाटक में है, तथा काकरापार जो गुजरात में है। तो ये सारे जो है परियोजनाएं सब है नाभिकीय ऊर्जा के। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, ये जो है हमें सूर्य की जो ऊर्जा है, मतलब सूर्य के ताप से हम क्या करते हैं उसको परिवर्तित करके हमको उसको एनर्जी के रूप में उसको क्या कर रहे हैं प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही असीमित है और सतत स्रोत है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसमें देखिए सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो भारत जो है वो प्रतिवर्ष जो है 50,000 खरब किलोवाट जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। और भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर देखें तो 20 मेगावाट सौर ऊर्जा जो है उसका उत्पादन किया जा सकता है। और इस समय देखिए जो सौर ऊर्जा का जो दो विभिन्न माध्यमों से प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे कि पहला है सौर तापीय माध्यम और दूसरा है सौर फोटोवोल्टाइक माध्यम। तो इसमें देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, फिर पानी गर्म करने के लिए, या स्थान गर्म करने के लिए, या फसल सुखाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत के पश्चिमी भागों में जैसे राजस्थान या गुजरात है, वहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा जो है अधिक विकास होने की जो अधिक संभावना है इन दो क्षेत्रों में, मतलब इन दो राज्यों में, गुजरात और राजस्थान में। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, देखिए ये जो है पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। असमाप्य मतलब जो समाप्त नहीं होगा, ये चलते रहेगा। तो ये प्रदूषण मुक्त भी होता है जो ये पवन ऊर्जा होता है। तो इसमें देखिए प्रवाह पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। क्या किया जाता है इसमें, प्रवाह पवन जो
पवन है, जो बहता हुआ पवन है, उसको क्या किया जाता है, ऊर्जा में, एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है इसको। और पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और देखिए सममार्गी पवनें व पछुआ पवनें जो है, या फिर जो स्थानीय पवनें, इन और फिर मानसून पवनें जो है, इनको भी क्या है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और देखिए इनके अलावा जो स्थानीय हवा जो होती है, या फिर स्थलीय या जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और हमारे देश में जो है पवन उत्पादन की जो संभावित क्षमता है वो कितना है, 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा जो है वो क्या है, आसानी से काम में लाया जा सकता है। और पवन ऊर्जा के लिए देखिए जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक जो है, यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है, विद्यमान है, मतलब यहाँ पे अधिक संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा के लिए। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, टाइडल एंड वेव एनर्जी। इसमें देखिए महासागर में जो धाराएं होती है उनको क्या किया जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है इसमें। देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल 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 ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास जो है वो जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे हम जानते हैं भारत का जो पश्चिमी तट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे देखिए अधिकतर क्या है, बृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है अधिक इसकी संभावना है, इसका प्रयोग जो है वहाँ पे अधिक उत्पादन भी होगा। और देखिए यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि भारत के पास जो तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा जो है वो क्या है, विकसित करने की व्यापक संभावना है। संभावना तो है लेकिन इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए ये जो है भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक गर्म पानी के झरने या तालाब से जो संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। देखिए जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो उसमें बहुत अधिक क्या होती है, ऊष्मा होती है। तो इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है गीजर, कूपों से भी निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और देखिए ये जो ऊर्जा है वो अब तक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्या कर सकते हैं, हम विकसित कर सकते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है। जैसे कि भारत में जो भूतापीय ऊर्जा का जो संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश में क्या किया, अधिकृत किया जा चुका है। जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। इसमें देखिए हम जैविक उत्पादों से जो प्राप्त करते हैं ऊर्जा को, उसे ही जैव ऊर्जा कहा जाता है, जिसमें कि कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। और जैव ऊर्जा जो है ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत भी है और इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह अपशिष्ट एवं पूरा कचरा क्रमित करेगा तथा एवं ऊर्जा भी पैदा करता है। यह विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है तथा ये जो है जलाऊ लकड़ी जो होते हैं उनमें भी क्या होगा, दबाव जो है कम होगा अगर हम जैव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो। और नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। देखिए ये क्या है, नगरपालिका कचरे को क्या कर रहे हैं, उसको ऊर्जा में, एनर्जी में बदल के मतलब बदला जा रहा है। तो ये जो परियोजना है ये क्या है, नई दिल्ली में ओखला में इस तरह की एक ये स्थित है। खनिज संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हम जितने भी मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं उनका संरक्षण करना भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों में समन्वय आवश्यक है। हम अगर इसको नहीं बचाएंगे तो हम क्या है, बाद में जाके इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका क्या है, हमें संरक्षण करना भी आवश्यकता है इसकी। और संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। देखिए अगर हम जो यूज़ करते हैं जो संसाधन का, उससे क्या होता है, मतलब उससे जो दूसरे पर्यावरणीय समस्या है वो भी क्या होती है, पैदा होती है।
तथा अभी जो है हम अगर ये खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनके लिए वो कुछ बचेगा नहीं, वो उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तथा हमें क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके लिए देखिए ऊर्जा के विकल्प जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असामाप्य स्रोत हैं। और धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातुओं के पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत का जो भंडार है वो अपर्याप्त है, वो छाजन के प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। और अत्यल्प धातुओं के लिए भी प्रतिस्थापनों का उपयोग भी जो है उनका खपत भी क्या है, घटा सकता है। तो सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडार जो है वो क्या है, लंबे समय तक हम उसका प्रयोग कर सकें, लंबे समय तक जो है इनका प्रयोग भी किया जा सकेगा। इसलिए हमें क्या है, इनका संरक्षण करना चाहिए। पार्ट 1 नज़र में, इसमें चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर के, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।